नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है डिजिटल रुपीज का। आप इसको डिजिटल रुपीज कहें, डिजिटल करेंसी कहें, ई रुपीज कहें, बात एक ही है। परंतु ऐसी क्या बात आई कि क्योंकि 1 तारीख को पायलट प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है और आज मैं 4 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 3-4 दिन बाद मैं इसको रिकॉर्ड करने की मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी। देखिए दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियो देखे, कई सारी न्यूज़ देखी और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे ये नहीं पता चल पाया कि डिजिटल रुपीज़ के अंदर और फिर बात करें यूपीआई के अंदर, दोनों के अंदर अंतर क्या है। अब यूपीआई भी तो डिजिटल रुपीज़ ही है, मतलब एक हमारा पैसा डिजिटल ही है। कुछ भी आप सामान खरीदना चाहते हैं, आजकल तो छोटी छोटी जो दुकानें हैं ना, जैसे गोलगप्पे की दुकान पे भी आप जाओगे तो आप उसके बारकोड को स्कैन करके पेमेंट करते तो हो। तो ये सारा डिजिटल रुपीज़ ही तो है। फिर यूपीआई से जो डिजिटल रुपीज़ है, डिजिटल करेंसी है, ये अंतर इन दोनों में कैसे है, मतलब दोनों ये अलग किस प्रकार से हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने काम करना शुरू किया, तो काम करने के बाद मुझे कुछ आर्टिकल मिले, कुछ मैंने रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि इनके अंदर ह्यूज डिफरेंस है। और जो मुझे नहीं पता था, तो हो सकता है हमारे जितने भी साथी, हमारे जो फॉलोअर हैं, उनको भी नहीं पता होगा। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है जिसको आज देखना चाहते हैं कि यूपीआई के अंदर और डिजिटल करेंसी जिसको हम ई रुपीज कहते हैं, दोनों के अंदर क्या बड़ा अंतर है। तो इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कि यूपीआई के अंदर और डिजिटल रुपीज के अंदर, दोनों के अंदर क्या अंतर है, मैंने इस पूरे वीडियो के 4 पॉइंट्स डिसाइड किए हैं। और 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, आइए मैं इसको बारी बारी से आपको बता दूं। पहला पॉइंट है कि वास्तव में डिजिटल करेंसी है क्या, क्या हम डिजिटल करेंसी के बारे में जानते हैं, और ई रुपीज क्योंकि डिजिटल करेंसी ही है, ये है क्या। और दूसरा, जैसा मैं आपको बता ही रहा हूं, मेरा फेवरेट जो पॉइंट है कि यूपीआई में और डिजिटल रुपीज में अंतर क्या है। और तीसरा जो पॉइंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कि क्रिप्टो करेंसी में और डिजिटल रुपीज के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या क्रिप्टो करेंसी की तरह ही है डिजिटल रुपीज। और चौथे पॉइंट पे बात करेंगे प्रोज की और कॉन की, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है और आपको ये पूरा वीडियो सुनने के बाद जो आपके डाउट हैं डिजिटल करेंसी और यूपीआई के, वो सारे डाउट दूर हो जाएंगे। और यदि आप इसको पहले से जानते हैं फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कि डिजिटल रुपीज है क्या। देखिए, ये एक बैंक नोट का सब्स्टिट्यूट है। बैंक नोट मतलब जैसे आपके पास 1000 का नोट है, 2000 का, 1000 का तो बंद हो चुका है, तो 2000 का नोट आपके पास है, 500 का नोट है, 100 रुपीज का नोट है, या फिर मतलब कितने भी रुपए आपके पास है, जो हार्ड कैश आपके पास है ना, ये उसका सब्स्टिट्यूट है। मतलब ये सोच के चलिए कि आपके पास 500 रुपए हैं, आप कुछ मार्केट में जाके कुछ घर का सामान लेके आना चाहते हैं, तो आप सीधा क्या करते हैं, हार्ड कैश दुकानदार को देते हैं, वो आपको कुछ सामान दे देता है और आप उस सामान को ले आते हैं, सीधा उसको अपने पैसे दे दिए। तो सिंपल सी बात ये है कि अब आप डिजिटल करेंसी को दे सकते हैं उस हार्ड कैश की बजाय, मतलब एक सब्स्टिट्यूट है सीधा सीधा सा। आप ये कहेंगे कि अभी भी तो हम कर रहे हैं यूपीआई के माध्यम से, उसकी भी बात करेंगे, परंतु सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक सब्स्टिट्यूट है बैंक नोट का। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और दूसरा पॉइंट है कि यूपीआई में और डिजिटल करेंसी में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले और सबसे आसान शब्दों में आपको मैं बता देता हूं कि इसमें डिजिटल करेंसी में आपको किसी भी मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मिडलमैन कौन है, मिडलमैन है बैंक। क्योंकि यूपीआई कैसे करते हैं आप, एक बैंक से दूसरे बैंक में, मतलब क्या है कि एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करते हैं किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से, चाहे इसमें गूगल पे हो, पेटीएम हो, या फिर कोई और ऐप हो। इन सब भी का एक ही मैकेनिज्म है कि आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना। जबकि डिजिटल रुपीज में क्या होगा कि बैंक की जरूरत ही नहीं होगी, तो सीधा का सीधा आपका पैसा क्या होगा कि मेरे पास से, और जिस कैंडिडेट को मैं देना चाहता हूं सीधा उसके पास चला जाएगा। अब वो कैसे जाएगा, मतलब हार्ड कैश तो क्या है कि सीधे हमारे पास होगा नोट है, दूसरे को हमने दे दिया, परंतु डिजिटल करेंसी कैसे जाएगी, वैलेट के माध्यम से।
वैलेट आपका पर्स नहीं है, क्योंकि हार्ड कैश तो आपने अपने पर्स से निकाल के दे दिया। ये वैलेट में बात कर रहा हूँ डिजिटल ऐप की। इसके अंदर चाहे आपकी आईफोन के अंदर हो, एंड्रॉयड के अंदर हो, या फिर आपके सिस्टम के अंदर हो, तो उस ऐप में से पैसा आपका चला जाएगा दूसरे कैंडिडेट के पास में। अब ये अंतर क्या है यूपीआई में? मैं आपको बता रहा था कि बैंक, क्योंकि यूपीआई में तो बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट जाता है, अब यहां से आपके पास से सीधा उसके ऐप में चला जाएगा, यानी कि बैंक हट जाएगा। तो मोटे तौर पे डिफरेंस आप देखोगे यूपीआई और डिजिटल करेंसी के अंदर यही है। क्योंकि बैंक से जब आप पैसा निकालते हैं, बैंक आपसे चार्ज ले सकता है, बैंक की आपको टर्म एंड कंडीशन माननी पड़ती हैं, जबकि डिजिटल करेंसी में इन सब की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। हालांकि डिजिटल करेंसी को भी रेगुलेट करेगा आरबीआई, यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो हम बैंक की कंडीशन मानते हैं, बैंकों को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। परंतु डायरेक्ट डिजिटल करेंसी को आरबीआई रेगुलेट करेगा, जबकि हम जो यूपीआई में रेगुलेट होते हैं वो इनडायरेक्टली आरबीआई के द्वारा होते हैं, क्योंकि बैंक बीच में मिडलमैन के तौर पे आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपीज में क्या अंतर है। देखिए दोनों के अंदर भारी अंतर है। क्रिप्टो करेंसी किसी के द्वारा रेगुलेट होता था, यानी कि किसी के ऑब्जर्वेशन में चलता था क्या क्रिप्टो करेंसी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग थे, परचेजर थे और सेलर थे, और एक लिमिटेड काउंट कह सकते हैं, या लिमिट के अंदर ही क्रिप्टो करेंसी थी। तो इसलिए तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें ये दिखता था कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और क्रिप्टो करेंसी में मेन तौर पे बिटकॉइन में लोगों ने पैसा लगाया, तो बिटकॉइंस की वैल्यू मतलब रातों रात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण कुछ लोगों ने पैसा कमाया और कुछ ने खोया भी बहुत है। और इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, दोनों ने इसको कभी भी सराहा नहीं। जबकि यदि बात करें इस बजट सेशन के अंदर 2022-23 के अंदर 30% टैक्स भी लगा दिए यदि किसी भी क्रिप्टो करेंसी ऐप से हम बैंक के अंदर पैसा लेके आते हैं या फिर उसको कैश करवाते हैं, तो 30% तक आपका टैक्स कटता था। इसलिए मतलब क्या हुआ कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ सरकार ने ये चाहा कि क्रिप्टो करेंसी में लोग पैसा ना खोएं। परंतु जैसे ही आप इस बात को भी समझिए कि क्रिप्टो करेंसी का चलन आया, बिटकॉइन पॉपुलर हुआ, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, उनके सेंट्रल बैंक है, उन्होंने सोचना शुरू किया हमें इसका सब्सटीट्यूट लेके आना चाहिए। लोग यदि डिजिटल करेंसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो हमें इसका सब्सटीट्यूट भी लेके आना चाहिए, और इस सब्सटीट्यूट को बहुत सारे कंट्री लेके भी आए हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि भारत पहला देश है, और मैंने कई न्यूज चैनल में सुना भी कि इंडिया पहला कंट्री है जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है डिजिटल करेंसी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने रिसर्च की तो मेरे जो दिमाग के स्रोत थे वो खुले, और मुझे पता चला कि बहुत सारे देश पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी चला रहे हैं, और बहुत सारे देश ऑलरेडी डिजिटल करेंसी को उन्होंने यूटिलाइज करना, यूज करना शुरू भी कर दिया है। आइए इस रिपोर्ट को देखिए और फिर आपको पता चलेगा क्या भारत के अलावा भी कोई और देश है जो इस डिजिटल करेंसी को यूज कर रहा है, या सिर्फ भारत ही पहला कंट्री है? ऐसा नहीं है। तो इस रिपोर्ट के अंदर आप देखिएगा, इस रिपोर्ट में क्या बताता है, इन रिस्पॉन्स ऑफ दीज फियर मतलब किसके फियर की बात कर रहे हैं? बिटकॉइन लॉन्च हुआ, क्रिप्टो करेंसी की बात हम कर रहे हैं, तो इसकी आवाज में या इसके भय में बहुत सारे सेंट्रल बैंक वर्ल्ड के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने डिजिटल करेंसी को ऑप्ट करने का एक तरीका निकालने के लिए प्रयास किया, और सबने कोशिश की कि हम डिजिटल करेंसी को जल्दी से जल्दी लेके आएं। और अभी हाल में रिपोर्ट क्या है कि ऑलमोस्ट 100 कंट्री आर एक्टिवली इवेल्युएटिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, और अकॉर्डिंग टू सम हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रोलिंग देम आउट, कुछ ने शुरू भी कर दिया है। इसके बाद में यदि नेक्स्ट पेज में मैं आपको लेके चलूं तो यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे जो प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, हालांकि वो पेड है, उसके मेंबर बनना चाहते हैं, उस ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। इसकी 100 रुपीज़ फीस है। तो इसके अंदर प्रिविलेज क्या मिलते हैं कि आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ कि किन कंट्रीज ने CBDC को लॉन्च कर दिया। CBDC का मतलब क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को
कुछ देशों ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। जैसे बामास कंट्री की रिपोर्ट आप देखोगे तो अक्टूबर 2020 के अंदर सेंट डॉलर उनकी करेंसी है, इसको इन्होंने लॉन्च कर दिया है। नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया अफ्रीका का पहला कंट्री है जिसने CBDC को पिछले साल 2021 में अक्टूबर में लॉन्च कर दिया और ई नायरा के नाम से इनका डिजिटल वैलेट है। स्वीडन इज अंडरटेकिंग टेस्टिंग इन डिजिटल करेंसी दैट हैज बीन डब्ड द ई कोरोना। अब ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है, इनकी करेंसी की बात है, तो इन्होंने भी अब इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत टेस्ट करना शुरू कर दिया। अब चाइना की बात करें, चाइना बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मेजर इकोनॉमी की बात करते हैं क्योंकि इंडिया 5वें नंबर पे है तो चाइना दूसरे नंबर पे इनकी मतलब मेजर इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। तो अप्रैल 2020 में इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको शुरू कर दिया है और वाइड स्प्रेड हो गई है, बहुत ज़्यादा फैल गई है डोमेस्टिक यूज में और ये डिजिटल युआन यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं जमैका के अंदर भी मतलब उन्होंने डिजिटल जो करेंसी है उसको शुरू कर दिया और जमैकियन डॉलर के नाम से 2022 में इन्होंने अपना पायलट प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली 2021 का कंप्लीट करने के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि हम इसको 2022 में लागू कर देंगे। अब बात करते हैं यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के बैंक ने भी 2016 के अंदर डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत ले लिया था। हालांकि यूक्रेन में और रसिया के वार के कारण अब तो सारा कुछ वहाँ पे बिगड़ा हुआ है, परंतु यूक्रेन का नाम भी आता है। अब बात करें आगे तो कंट्री जहाँ CBDC आर इन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट चल रहा है। अब इंडिया की बात करें, ये आर्टिकल तब तक इंडिया के अंदर पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल करेंसी का लॉन्च नहीं हुआ था, तो ये आर्टिकल उससे पहले का है। तो इंडिया ने भी मतलब अपना ई रुपीज़ के नाम से या डिजिटल रुपीज़ के नाम से शुरू कर दिया है अपना पायलट प्रोजेक्ट और मार्च 2023 तक उसकी उम्मीद है कि वो पब्लिक डोमेन के लिए भी खोला जाएगा। फिलहाल के लिए वो पायलट प्रोजेक्ट है और मतलब जो बहुत बड़े मतलब ब्लॉकचेन है या फिर उनकी बात करें जो परचेज करते हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर होलसेल में जो काम करते हैं, ये सिर्फ फिलहाल उनके लिए खोला गया है। यूरोजोन की बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी अनाउंस कर दिया है लास्ट जुलाई में कि वो एक्टिवली काम कर रहे हैं डिजिटल वर्जन, यूरो के डिजिटल वर्जन के बारे में। और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने मार्च 9 को ऑर्डर दे दिया था कि फ्यूचर जो इकोनॉमी है यानी कि फ्यूचर है मनी जो डॉलर का डिजिटल डॉलर के तौर पे वो काम करें और देखें कि इसकी क्या संभावना बनती है। तो ये हैं कुछ कंट्री जो डिजिटल करेंसी के तौर पे काम अभी कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि इंडिया पहला कंट्री है। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इंडिया पहला देश नहीं है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता था कि क्रिप्टो करेंसी और ई रुपीज के अंदर जो बिग डिफरेंस है वो है कि RBI के द्वारा ये रेगुलेट किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा, क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये था कि हम उसमें सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके पैसा ज्यादा कमाना चाहते थे, जबकि डिजिटल रुपीज के अंदर हम अपने डेली रूटीन के काम भी कर सकते हैं, अपना ट्रेड कर सकते हैं, अपना सामान मंगवा सकते हैं, बेच सकते हैं, कैंडिडेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमारा बैंक नोट का सब्स्टिट्यूट होगा, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। इसके साथ में दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं और वो है प्रॉफिट और लॉस का, प्रोज और कॉन का। देखिए सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक होता है अच्छाई का, दूसरा होता है बुराई का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अच्छाई की। डिजिटल करेंसी के क्या क्या फायदे होंगे। पहला फायदा, जैसे आज आप UPI के माध्यम से अपने पैसे को किसी भी दुकान पे ट्रांसफर कर पाते हैं बड़ी आसानी से, एक स्कैन करके या फिर फोन नंबर से। इसी प्रकार से डिजिटल करेंसी से आप कोई भी सामान खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, आप ये कहेंगे कि UPI से तो अभी ये कर रहे हैं, परंतु जो मिडल मैन है उसकी टर्म एंड कंडीशन मानने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा जो बड़ा डिसीजन इसके बारे में लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है कि जो मतलब बहुत ज्यादा करेंसी ट्रांसफर होती है तो वो जो आपको DD का आपका चार्ज देना पड़ता है, RTGS का आपको चार्ज देना पड़ता है, वो सारे चार्ज आपके हट सकते हैं और सीधा आप पैसा अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ में कॉन्स की भी बात कर लेते हैं कि नुकसान भी इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए सबसे पहले कॉन्स की बात करते हैं कि हमें मतलब फिलहाल ना हम UPI के माध्यम से अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर तो रहे हैं, तो फिर इसकी जरूरत क्यों है। एक नई चीज मतलब क्या है, इतनी सारी ऐप हमारे पास पहले ही थी, एक और नई ऐप आ जाएगी और वो डिजिटल करेंसी के तौर पे आ जाएगी। मतलब कि यही तो है
नहीं तो अभी भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जहां तक हम बात करते हैं ना कि बैंक के जो चार्जेस जो सारे हट जाएंगे, ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में जिस वैलेट को हम प्रयोग करेंगे वो भी अपना सुविधा शुल्क ले, यानी कि वो भी अपने चार्जेस लेना शुरू कर दे कि हम भाई फ्री में काम कैसे करेंगे। तो वो भी अपने कुछ ना कुछ चार्जेस तो मतलब उसके साथ में ले सकता है। तो हो सकता है कि भविष्य में जाके हमें यही यूपीआई ही आसान लगे डिजिटल करेंसी की बजाय। तो पहला तो नुकसान इसका ये हो सकता है। दूसरा नुकसान दोस्तों ये हो सकता है कि मतलब ये जो डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगी, इंटरनेट से ना। इंटरनेट क्या सेफ है? यूपीआई को जिसको हम सेफ बताते हैं, क्या यूपीआई में फ्रॉड नहीं हो रहे हैं? जामतारा आपने नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज देखी होगी, झारखंड का एक गांव हो, वहां पे काफी सारे लोगों ने ठगी, ऑनलाइन ठगी की। क्या आप डिजिटल करेंसी में ऑनलाइन ठगी नहीं होगी? और यदि यूपीआई की बात करें तो उसमें तो एक लिमिट ही है। डिजिटल करेंसी मान लिया बियॉन्ड द लिमिट चलेगी, लिमिट उसमें के अंदर होगी नहीं, तो आपका खाता सेकंडों में खाली नहीं हो सकता क्या? तीसरी बात करें दोस्तों तो हैकर की बात करें, मतलब डिजिटल करेंसी आपका ऑनलाइन पोर्टल ही तो है। हैकर आपका ईमेल अकाउंट को हैक कर सकता है, आपके इंस्टाग्राम को हैक कर सकता है, तो क्या आपके डिजिटल करेंसी के वैलेट को हैक नहीं कर सकता? तो आपके पैसे को विड्रॉल नहीं कर लेगा? तो तीसरा बड़ा नुकसान इसका ये नहीं हो सकता है? चौथा बड़ा नुकसान आपको दोस्तों मैं बताता हूं। देखिए कि हार्ड कैश होता है और डिजिटल करेंसी ही होती है। मान के चलिए गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया, तब आप क्या करेंगे? उस डिजिटल करेंसी का क्या फायदा? अब कोई लड़ाई दंगे झगड़े वगैरह हो गए आपकी स्टेट के अंदर और सरकार ने तो एक सेकंड में बंद कर दिया इंटरनेट, और इंटरनेट जैसे ही बंद हुआ फिर आप तो कुछ भी नहीं, आप तो मतलब एक ऐसे एरा के अंदर चले गए जब कुछ था ही नहीं। हार्ड कैश आपके पास है, कम से कम दुकानदार के पास जाके अड़ोसी पड़ोसी को पैसे दे के कुछ काम तो करवा सकते हैं। यदि आपके पास सारा का सारा पैसा डिजिटल करेंसी के तौर पे पड़ा हुआ है, हार्ड कैश आपके पास है ही नहीं, फिर कैसे काम करेंगे आप? कल को कोई प्रॉब्लम आ गई, इंटरनेट बंद हो गया, तो आपका पैसा तो सारा का सारा लॉक हो गया ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और कोई संस्था, कोई वैलेट मान के चलो कि फेलियर हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, वो पैसा तो आपका सारा गया, डूब गया, ये समझो ना। तो ये बड़ी समस्या है कि ये कौन से हैं जो आपको समझने होंगे। डिजिटल करेंसी के फायदे हैं निश्चित तौर पे, परंतु इसके नुकसान भी तो हैं। इन नुकसान और फायदों में कौन सा पलड़ा भारी होता है, उसी अनुसार हमें काम करना होगा। दोस्तों ये था डिजिटल करेंसी के ऊपर मेरा विचार, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों हमारा काम आपको पसंद आया तो निश्चित तौर से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।